नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मॉडल पेपर हल करने की श्रृंखला में आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूं खंड ग के अंतर्गत अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इस अनुप्रयुक्त व्याकरणम के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय, अव्यय और संशोधन कार्य से संबंधित आने वाले प्रश्नों को हल करने का तरीका। पिछले दो वीडियोस में भी हमने 10th संस्कृत का मॉडल पेपर लिया था और उसके 2 खंड हम कर चुके हैं, तो अभी भी हम उसी मॉडल पेपर को हल करेंगे। हालांकि यह मॉडल पेपर 10th का भले हो, पर ये सारे प्रश्न संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय, अव्यय और संशोधन कार्य के प्रश्न माध्यमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते ही हैं। इसलिए यह वीडियो सभी के काम का है, सभी कक्षाओं के लिए काम का है। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अनुप्रयुक्त व्याकरण के इन सारे प्रकरणों में आप 100% अंक अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस खंड ग के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं। हम पिछले 2 वीडियोस में अपठितावबोधनम क खंड और रचनात्मक कार्यम ख खंड को भली भांति हल कर चुके हैं, अर्थात हम 25 अंकों का कार्य पूर्व में कर चुके हैं। आज हमें करना है ग खंड अनुप्रयुक्त व्याकरणम के प्रश्नों को हल करना है, जो 25 अंकों का आता है। तो अब हम देखते हैं कि इस अनुप्रयुक्त व्याकरणम में प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक प्रकरण कितने कितने अंकों का होता है। देखिए, संधि, यहां पर हम इसको अगर देखें ध्यान से तो जो संधि का प्रश्न है, एक मिनट, ये संधि का प्रश्न जो है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं और एक एक नंबर के 4 प्रश्न आते हैं और ये 4 अंकों का प्रश्न होता है। समास का प्रश्न बहुविकल्पात्मक, माने विकल्प होते हैं, उसमें ऑप्शनल होते हैं, मतलब ऑप्शंस होते हैं 4 और उसमें से एक को चुनना होता है और यह भी एक एक नंबर के होते हैं, 4 प्रश्न हल करने होते हैं। इसी तरह प्रत्यय और वाच्य, इन दोनों के ही प्रश्न भी बहुविकल्पात्मक आते हैं। प्रत्यय 4 अंकों के होते हैं, 4 प्रश्न, और वाच्य प्रकरण के बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमें 3 ही हल करने होते हैं। इसके बाद समय का प्रश्न आता है। समय मतलब घड़ी देखना, घटिका, ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं और ये भी एक एक नंबर के 4 प्रश्न होते हैं और यह प्रश्न 4 अंकों का आता है। इसी तरह अव्यय पदानि पर प्रश्न आते हैं, ये लघु उत्तरात्मक होते हैं, प्रायः रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आते हैं और ये भी 3 प्रश्न हमें हल करने होते हैं, एक एक नंबर के 3 प्रश्न करने होते हैं। इसी तरह जो संशोधन का कार्य करने के लिए प्रश्न आते हैं, माने अशुद्धि संशोधन का जो प्रश्न आता है वह भी बहुविकल्पात्मक होता है, अर्थात उसमें भी 4 विकल्प होते हैं और 4 में से एक एक विकल्प का हमें चयन करना होता है और ये भी एक एक नंबर के 3 प्रश्न हमें हल करने होते हैं। और इस तरह से ये कुल हमारे अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंकों का आता है और ये 25 के 25 अंक यदि हम अच्छे से अध्ययन करें तो हम गणित की तरह संस्कृत में हम पूरे में पूरे 100% अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण का पहला भाग, संधि। ये संधि का पहला प्रश्न आपके सामने है, 5वां। अधोलिखितेषु वाक्येषु या अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधिच्छेदम वा कुरुत। मतलब अधोलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। और केवल हम प्रश्न चतुष्टयम, आपको केवल 4 प्रश्न हल करने या 5 प्रश्न दिए हुए, एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। अब देखिए, संकोच मंचति सरह त्वयि दीन दीनो, यहां पर देखिए
ये प्लस के धन के ठीक पहले विसर्ग आया है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि का प्रकरण है। और आपने यहाँ पर अब पढ़ाने के लिए तो समय नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए कि विसर्ग के ठीक बाद अगर त थ आता है तो विसर्ग की जगह पर स हो जाता है, और फिर उसमें श्चुत्व संधि और श्टुत्व संधि के भी नियम लगते हैं। और यदि विसर्ग के बाद च छ आता है तो विसर्ग की जगह पर श हो जाता है, और विसर्ग की जगह श माने तालव्य श हो जाता है, और विसर्ग के बाद अगर ट ठ आता है तो विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य श हो जाता है। यहाँ पर ये त आया है, तो त आया है तो इस विसर्ग को हम स कर देंगे और हमारा संधि विच्छेद करके पद बनेगा सरस्त्वयी। चलिए अगला देखिए, चक्षुर्नामनी। ये भी विसर्ग संधि का प्रसंग है। देखिए ये ऊपर रेफ दिख रहा है, ये र जो है वो विसर्ग की जगह पर हुआ है ससज शोरुह से। तो हम क्या करेंगे, इस र को, ये र जो है वो स्वर रहित र है, मतलब ये चक्षुर है, चक्षुर है और नामनी है। तो हम इस चक्षुर के र को हम विसर्ग में बदल देंगे और हमारी संधि होगी चक्षुः। चक्षुः धन नामनी। तो ये दो विसर्ग संधि के प्रसंग हो गए। अब यहां देखिए, उत धन वहति, सह कृच्छ्रेण भारम उत वहति। और आपने जश्त्व संधि अगर पढ़ी होगी तो इस त की जगह पर नियमों के, जश्त्व संधि के नियम के अनुसार इस त की जगह पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा और यहां बनेगा उत की जगह पर हो जाएगा उद और वहति। ये आपकी संधि हो गई जश्त्व संधि। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण को जश हो जाता है, झलाम जश। तो त थ द ध कुछ भी आए तो द को तो द होगा ही, त थ और ध इनको द हो जाता है। तो ये उद्वहति, ये जश्त्व संधि का प्रसंग है और ये हमारी संधि हो गई। अब यहाँ पर देखिए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा, स्यान न। अब ये जो दो न दिख रहे हैं हमको, तो यहाँ दो शब्द हैं हमारे, स्यात धन न। यह आपने संधि पढ़ी होगी, यरोनुनासिके नुनासिको वा, मतलब यर प्रत्याहार के किसी वर्ण के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो ये वर्ण भी उसी वर्ग का अनुनासिक बन जाता है। तो देखिए त है, इसके बाद अनुनासिक न आ रहा है, अनुनासिक पंचम वर्ण को कहते हैं। तो त थ द ध न, ये अनुनासिक वर्ण आ रहा है और ये यर प्रत्याहार का वर्ण है त, तो इसको भी अनुनासिक हो जाता है। तो ये त की जगह पर इसी का अनुनासिक बनता है त थ द ध न, और ये हमारा शब्द बनता है स्या। स्यात की जगह हुआ स्यान और ये न, और ये शब्द बना हमारा स्यान। ये देखिए। अब अगला देखिए, किम नामधेय भवतो गुरु। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, भवतः गुरु होना चाहिए। खैर हमें वहां से कुछ लेना देना नहीं, हमको यहाँ पर संधि करना है। किम नामधेय भवतः, तो नामधेय भवतः, देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद ये भ आ रहा है, तो इस विसर्ग को र हो जाएगा और शब्द बनेगा नामधेयर भवतो। नामधेय, विसर्ग को र हो जाएगा ससजुषो रू से, और नामधेयर भ व, ये यहाँ लाइन कटी होनी चाहिए। नामधेयर भवतो, अपन इसको साफ करते हैं।
फिर से लिखते हैं, नामधेयर भवतो। नामधेयर भवतो माने विसर्ग की जगह पर रेफ हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। और अब हम चलते हैं खंड ग के दूसरे प्रश्न की ओर, मतलब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है समास से संबंधित, और ये प्रश्न आ रहा है, देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। मतलब अधोलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों का या तो समास विग्रह करना, समास करना है, या विग्रह करना है। करना भी नहीं आपको, प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। ये जो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से चुन के आपको सही विकल्प लिखना है। मतलब यहाँ आपको समास भी करना नहीं है, समास विग्रह भी नहीं करना है, किया हुआ है, आपको बस 4 विकल्पों में से सही विकल्प को छांटना है। तो देखिए, पहला है सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतः। कुटुंब वृत्तांत माने कुटुंब का वृत्तांत। हिंदी में अगर हम समास तोड़ें तो कुटुंब का वृत्तांत मतलब षष्ठी जहां लगी होगी वही इसका सही विग्रह होगा। ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। तो हम देखें, कुटुंबः ये तो प्रथमा है, कुटुंबाय ये चतुर्थी है, कुटुंबम ये द्वितीया है, और हमें करना है कुटुंब का वृत्तांत, तो ये षष्ठी लगी है, कुटुंबस्य वृत्तांतः, और ये विकल्प हमारा सही होगा। तो ये उत्तर हमारा सही होगा। अगला देखिए, समानम शीलम व्यसनम ये शाम ते। तेषु सख्यम लिखा है, मतलब ये शाम ते, कि समान है शील और व्यसन जिनमें या जिनका वे। तो अब देखिए, ये ते जो है ये बहुवचनांत शब्द है, और इसमें सप्तमी लगी आगे, तेषु। तो ये चूंकि ये शाम माने बहुत सारे लोगों का है, तो इसका जो वाक्य बनेगा वो बहुवचनांत बनेगा, और सप्तमी लगी हुई है यहाँ पर, इसलिए सप्तम्यंत भी बनेगा। तो हम देखिए, यहाँ पर देखें, समानशील व्यसनम ये तो एक वचनांत है, ये नहीं चलेगा। इसके बाद ये 3 बहुवचनांत तो हैं, पर इसमें पंचमी लगी है, इसमें प्रथमा द्वितीया लगी है, और हमारा ये जो तेषु शब्द है इसमें सप्तमी लगी है। तो इसका सही विकल्प ये होगा, समानशील व्यसनेषु। देखिए, इस तरह हमको अपना दिमाग लगा करके इन प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए, 2 प्रश्न हो गए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं निर्मलम जलम। निर्मलम माने मल से रहित, जैसे निर्मक्षिकम बनता है वैसे निर्मलम। तो ये अव्ययी भाव समास का प्रसंग है। तो मल का अभाव मतलब निर्मलता, मल के योग्य नहीं, मल के प्रति नहीं, मलम अनतिक्रम में भी नहीं। इसका उत्तर होगा मल का अभाव, मलस्य अभावः इति निर्मलम, और हमारा ये उत्तर सही उत्तर होगा। व्याघ्र चित्रकौ नदी जलम पातुम आगतौ। व्याघ्र और चित्रक नदी का जल पीने के लिए आ गए। अब ये 2 आए हैं, यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रसंग है। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र चित्रकौ। तो व्याघ्र और चित्रक दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। तो जब हम इनको तोड़ेंगे तो इसे हम तोड़ते हैं रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ, रामः च बलरामः च, राम बलरामो, श्यामः च कृष्णः च, श्यामः च बलरामः च, श्याम बलरामो। तो वैसे ही हमको व्याघ्र और चित्रक में प्रथमा का एक वचन हमें चाहिए। यहाँ ये देखिए द्विवचन है, यहाँ पर एक द्विवचन है, एक एक वचन है, यहाँ पर भी एक एक वचन है, एक द्विवचन है। तो ऐसे तो समास टूटेगा नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए व्याघ्र ये भी एक वचन है, चित्रकः
व्याघ्रः च चित्रकः च इति व्याघ्रचित्रकौ। जैसे रामः च लक्ष्मणः च हम तोड़ते हैं और वो वहां संधि हो जाती तो हम बोलते हैं रामश्च लक्ष्मणश्च। तो ये यहाँ पर व्याघ्र चित्रकः, व्याघ्र च चित्रकः च, ये व्याघ्र चित्रकौ का सही विकल्प, सही उत्तर ये यहाँ पर हमें मिलता है। इसी तरह देखिए, सह वृषभम च नीत्वा गृहम अगात। वह वृषभ को और वृषभ को, मतलब दो वृषभों को, वृषभम च माने दो वृषभों को लेकर घर चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये द्वितीया लगी है वृषभम, तो वृषभम च, तो अब ये द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में हमको जो शब्द मिलेगा वही इसका उत्तर होगा, क्योंकि दो वृषभ हो गए ना, एक वृषभ को और एक वृषभ को, तो ये वृषभा, ये तो बहुवचनांत शब्द है, ये नहीं चलेगा। इसी तरह वृषभान, ये भी बहुवचनांत है, ये भी नहीं चलेगा। और वृषभाभ्याम, ये भी नहीं चलेगा। ये है तो द्विवचनांत, पर ये तृतीया चतुर्थी पंचमी का है और हमें चाहिए को, वृषभ को लेकर चला गया। तो ये देखिए ये वृषभौ शब्द है। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, माने द्वितीया का द्विवचन। ये हमें सही उत्तर यहाँ मिल रहा है वृषभौ, वृषभः च, वृषभः च, वृषभौ। इस तरह से समास का प्रश्न हल हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रत्यय का। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। केवल 4 प्रश्न करने हैं। अधोलिखित वाक्येषु माने अधोलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं, उन रेखांकित पदानाम, उन रेखांकित पदों का प्रकृति और प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा, जोड़कर या तोड़कर, माने या तो अगर वो अलग है तो उनको जोड़ना है और अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको अलग करना है, उनका विभाजन करना है। विभाजन करके उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत, उचित उत्तर विकल्पों से चुन करके आपको लिखना है। देखिए पहला है किम कुपिता एवं भणति। कुपिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछ रहे हैं। तो देखिए कुपिता पहले से होगा तो फिर प्रत्यय लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये गलत है ना। गीप लगा होता तो ई की मात्रा लगती, मतलब ये भी नहीं है। इक प्रत्यय यहाँ नहीं है, इक होता तो ई की मात्रा लगती या इक लगता। इक कोई प्रत्यय भी नहीं है एक्चुअली, है ना। अब यही बचा कुपित शब्द में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो कुपिता शब्द बनेगा। तो ये हमारा यहाँ सही उत्तर हमको यहाँ मिल रहा है। कुपित धन टाप बराबर कुपिता। टाप के ट का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल अ, आ। जैसे अज से बना अजा, वैसे कुपित से बना कुपिता। अगला देखिए बुद्धि धन मतुप सा भयात विमुक्ता। अब आपने पढ़ा होगा कि मतुप प्रत्यय का वान और मान, मतलब एक्चुअली मत शेष रहता है, उ और प का लोप हो जाता है और मत शेष रहता है। तो कहीं मत होता है और कहीं वत होता है। तो जो अकारांत शब्द होते हैं उनमें जब मतुप लगता है तो वत लगता है। जैसे गुणवत, और फिर प्रथमा के एक वचन में बनता है गुणवान। और जब आकार को छोड़कर अन्य स्वरों वाले शब्द होते हैं, तो जैसे बुद्धि है यहाँ पर इकारांत शब्द है, तो अन्य स्वरों से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें मत जुड़ता है, मान। प्रथमा एक वचन में हो जाता है मान। तो हमें मान ढूंढना है ना। अगर ये बुद्धि शब्द अकारांत होता तो हम वान ढूंढते, पर ये चूंकि इकारांत है तो हम वान न ढूंढते हुए मान या मत ढूंढेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बुद्धिवान
ये तो बनता ही नहीं है। इसी तरह बुद्धिमान नहीं बनता है, बुद्धिमान बनता है, तो ये भी गलत है। और बुद्धिमती स्त्रीलिंग तो बन ही नहीं रहा है, पुल्लिंग शब्द हमें बनाना है, तो ये भी गलत है। और फिर हमारा उत्तर यहाँ पर हमें मिल रहा है बुद्धिमान। माने पहले बनेगा बुद्धिमतुप, मतुप के उ और प का लोप हो गया तो शब्द बनेगा बुद्धिमत, और उसके प्रथमा के एक वचन में बनता है बुद्धिमान। इसके रूप चलते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, तो ये हमारा सही विकल्प है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। समत्व, तदेव समत्व कथ्यते। समत्व, ये त्व जो है इसमें कुछ भी लोप नहीं होता, इसका ऐसे कैसे जुड़ जाता है? सम में जुड़ा तो समत्व, लघु में जुड़ा तो लघुत्व, गुरु में जुड़ा तो गुरुत्व, तो समत्व बनेगा समत्व। पर एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो त्व प्रत्यय होता है, इस त्व प्रत्यय से युक्त जो भी शब्द बनते हैं वो नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि त्व प्रत्यय का शब्द बना है समत्व, तो देखिए समत्वम, समत्वः, समत्वम, समता, बहुत सारे शब्द बन रहे हैं, तो समता तो होगा ही नहीं। इनमें कंफ्यूजन हो रहा है कि समत्वम करें कि समत्वः करें कि समत्वम। ये देखिए यहाँ पर डबल त है, डबल त नहीं होगा। डबल त कब होता है? जब पहले से एक त है, जैसे महत, महत शब्द में अगर त्व जुड़ा तो ये दो त हो गए ना, एक ये और एक ये, तब वहां होता है महत्व, एक त दो त। पर यहां सम में एक त नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, और हमारा ये उत्तर होगा समत्वम। तो आप ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि त्व प्रत्यय जहां कहीं भी लगेगा उससे बना हुआ शब्द नित्य नपुंसक लिंग होगा। अब अगला देखिए, ठक प्रत्यय। दिन धन ठक, जनाः प्रातः दिन धन ठक समाचार पत्रम पठन्ति। क्षम्यताम, अब अभी पढ़ने का समय तो नहीं है, हम रिवीजन ही कर रहे हैं एक तरह से। तो आपको ये पता होगा कि ठक प्रत्यय को इक आदेश हो जाता है, और वो जो इक आदेश होता है वो हलंत नहीं होता, वो इक, पूरा इक शब्द बनता है। अब हम देखेंगे कि इक शब्द लगकर कौन कौन से शब्द बने। इक प्रत्यय मतलब प्रत्यय का ये जो आदेश हुआ है वो जुड़कर कौन कौन से शब्द हमको सही लग रहे हैं। तो देखिए, दैनिकी तो ये संभव नहीं है, ये स्त्रीलिंगी शब्द बना है। दैनिकाहा ये बहुवचन है, और हमारा समाचार पत्र तो एक वचन ही है, इसलिए दैनिकाह भी नहीं होगा। अब ये दो शब्द हमें मिल रहे हैं, दैनिकः और दैनिकम। तो अभी हम कैसे तय करेंगे कि इनमें से कौन सा है? तो देखिए, जो दैनिक शब्द है वो किसका विशेषण है? वो समाचार पत्र का विशेषण है, और समाचार पत्र द्विवचनांत है, अरे द्विवचन द्वितीय विभक्ति में है, समाचार पत्र को पढ़ते हैं। और ये दैनिक शब्द समाचार पत्र का विशेषण है, तो वो भी द्वितीय विभक्ति में ही होगा, क्योंकि विशेषण और विशेष हमेशा एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में होते हैं। तो समाचार पत्रम जैसा ये शब्द है दैनिकम। जैसे समाचार पत्रम द्वितीय का एक वचन है, वैसे ही ये दैनिकम शब्द द्वितीय का एक वचन है। समाचार पत्र का ये विशेषण है, इसलिए यही उपयुक्त शब्द है। यहाँ दैनिकः भी नहीं होगा, और ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, और आपको उत्तर मिलेगा दैनिकम। अगला देखते हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। एक रूपता शब्द यहां पर है। देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं। एक रूप धन त्व यहां है ही नहीं। एक रूपत धन टाप, अगर एक रूपत कोई शब्द होता तो वहां टाप लग सकता था, पर एक रूपत तो निरर्थक शब्द है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एक रूप धन ता नाम का कोई प्रत्यय संस्कृत में नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बचता है एक रूप और तल, ये सही है। इस तल प्रत्यय को ता हो जाता है, ता आदेश हो जाता है, तो एक रूप धन ता
शब्द बनेगा आपका एक रूपता। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, और आपका ये ऑप्शन सही होगा, ख, एक रूप धन तल। चलिए, अब ये प्रत्यय से संबंधित प्रश्न हमने हल कर लिए। अब हम अगले इस पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाच्य परिवर्तन का यह प्रश्न है। आप लोगों ने वाच्य पढ़ा होगा, तब आपने जाना होगा कि जब वाच्य परिवर्तित किया जाता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, तो जो क्रिया होती है, मूल क्रिया, उसमें एक य का आगम हो जाता है, और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा आत्मनेपदी बन जाती है। जैसे पठ होगा तो पठ य, एक ये जुड़ जाएगा, और आत्मनेपदी सेवते सेवेते सेवंती की तरह चलती है, तो पठ से बनेगा पठ्यते, गम से बनेगा गम्यते, लिख से बनेगा लिख्यते। तो देखिए, प्रतिष्ठे किम त्वम संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीम द्रष्टुम। अब देखिए, त्वम ये प्रथमा का एक वचन है, इसका मतलब कर्ता जब एक वचन में है तो ये क्रिया भी कर्तृवाच्य की ही होगी, कर्मवाच्य की नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर देखिए, प्रतिष्ठे, क्या तुम संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी देखने के लिए जा रही हो? तो अब त्वम के साथ देखिए कौन सी क्रिया लगेगी। त्वम के साथ ती नहीं लगता, मी नहीं लगता, सी लगता है, और ये चूंकि कर्मवाच्य है नहीं, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गया, गम्यते। तो यहाँ पर कर्तृक्रिया अन्विति आपको आनी चाहिए, और ये उत्तर बनेगा त्वम गच्छसि। अब ये देखिए, ये कर्मवाच्य का वाक्य आ रहा है, गम्यते। न मालिके डैश तत्र न गम्यते। अब आप यहाँ पर जब गम्यते दिख रहा है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य का वाक्य है, और कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में होता है। तो देखिए, ये अहम प्रथमा में है, आवाम प्रथमा में है, तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, मया और त्वया, कि नहीं मालिके, मैं वहां नहीं जा रही हूँ। इसने पूछा क्या तुम वहां जा रही हो, और ये कह रही है कि नहीं मैं वहां नहीं जा रही हूं, और इसको उसने कर्मवाच्य में कहा कि नहीं मेरे द्वारा वहां नहीं जाया जा रहा है। तो यहाँ पर अस्मत् शब्द का ये जो तृतीया का रूप है मया, ये सही होगा, ये त्वया यहाँ पर नहीं लगेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे मया। इसी तरह यहाँ पर गच्छसि। चलिए, इसी का शेष प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, मल्लिका, मालिका कह रही है, अधुना त्वया गृहे किम। अब देखिए, त्वया आ गया, मतलब कर्ता जो है वो तृतीया में चला गया, इसका मतलब ये कर्मवाच्य का वाक्य बनेगा। तो कर्मवाच्य का वाक्य हमेशा, उसकी क्रिया हमेशा आत्मनेपदी में होती है। तो देखिए, ये परस्मैपदी पदी है, ये भी रिजेक्ट हो गई, ये भी परस्मैपदी पदी, ये भी रिजेक्ट हो गई। अब ये दो क्रियाएं बची, क्रियते और क्रियन्ते। अब अधुना त्वया गृहे किम आया है, किम माने प्रथमा का एक वचन है, तो क्रिया भी कर्मानुसारिणी होती है, कर्मवाच्य में कर्मानुसारिणी क्रिया होती है। तो किम चूंकि प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, और ये देखिए, ये तो बहुवचन की क्रिया है, तो ये नहीं लगेगी, ये एक वचन की क्रिया, क्रियते क्रियेते क्रियन्ते। अधुना त्वया गृहे किम क्रियते, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए, श्वः मम परीक्षा भविष्यति, अतः मया अधुना डैश पठ्यन्ते। कल मेरी परीक्षा होने वाली है, इसलिए मेरे द्वारा आज डैश पठ्यन्ते, किताबें पढ़ी जा रही हैं। पुस्तक के बहुत सारे रूप लिखे हुए हैं, माने मेरे द्वारा
पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। क्यों पुस्तकें? चूंकि ये पठ्यन्ते बहुवचन में है, इसलिए अगर एक पुस्तक होता तो पठ्यते लिखा होता, यहाँ पठ्यन्ते लिखा है, इसका मतलब पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। तो ये एक वचन का, ये पुस्तकम ये भी नहीं होगा, ये सप्तमी एक वचन ये भी नहीं होगा, और पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है, तो ये चूंकि पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है मेरे द्वारा, तो जब ये कर्मवाच्य में वाक्य जाता है तो जो कर्म है वो प्रथमा के एक वचन में चला जाता है। तो यहाँ पर ये पुस्तकई है तो तृतीया का एक वचन है, तो ये भी नहीं होगा, और हमारा उत्तर होगा पुस्तकानि। मया अधुना पुस्तकानि पठ्यन्ते। देखिए, जैसे ही कर्ता तृतीया में गया, वैसे ही जो कर्म है वो प्रथमा में आ जाता है, और इसका उत्तर होगा पुस्तकानि। और इसी तरह इसका उत्तर होगा क्रियते। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पर अभी इस खंड के 3 बड़े प्रश्न और बचे हैं, और हमारे वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और भाग 2 बहुत जल्दी मैं बना रही हूँ। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण का भाग 2, जिसमें हम बचे हुए 3 प्रश्न समय, अव्यय और संशोधन कार्य पर पूर्ण करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे अंकों से पास हो सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।